यस सर। तो ठीक है, आप शांति से बैठ जाइए। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन का हम लोग चल रहे थे पास्ट 10 इयर्स मेडिकल चल रहा है, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन बचे होंगे, आज उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके हम खत्म कर दें। ऑडियो हो रहा है ना? यस सुन रहा है, तो उसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप तुरंत आईआईटी पर आ जाइए, जितना भी हो पाएगा आज होगा, तो उसके बाद कल होगा। 4-5 दिन आईआईटी वाला चलेगा, तो 5-6 टर्म में हो जाएगा, 1-2 इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन, बोलिए पढ़िए। A ball is thrown vertically downward from a height of 20 meter. ये देखिए सीधी सी बात है, 20 मीटर हाइट है, वहां से एक बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकी गई, ठीक है ना। ऑडिबल हो रहा है कि नहीं, कौन चला रहा है? हो रहा है। हाँ चलिए बोलिए। With an initial velocity u0. u0 स्पीड से फेंकी गई 20 मीटर की ऊंचाई से। V0 है सर। चलो जो भी है, क्या है? It collides with the ground. u0 की v0? V0 है सर। v0। एक बात देखिए, 20 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को v0 स्पीड से नीचे फेंका गया, फिर It collides with the ground. हाँ Losses 50% of its energy in collision. टकराती है, 50% एनर्जी लॉस कर देती है, फिर And rebounds to the same height. और सेम हाइट पे पहुंच जाती है। The initial velocity v0 inch. v0 कितना है? चलिए इसमें कोई खास सारे कॉन्सेप्ट्स आप जानते हैं, बस दाएं बाएं करना है। देखिए इधर देखिए, यस सर। अगर v0 स्पीड से 20 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया, तो फाइनल स्पीड कितनी होगी? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस ट्वाइस g। g की वैल्यू दिया है? नो सर। नहीं दिया है, तो g की वैल्यू 10 मान लीजिए, ट्वाइस g h। h दिया है। कितना दिया है? G का 10 दिए। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, नहीं दिया होता 9.8 मानते हैं, लेकिन दिया है तो 10 मान दिए, ट्वाइस जी एच, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट टकराने के समय की स्पीड देखना है, टकराने के समय की स्पीड। दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 या 4 400। बात समझ में आ गई? यस सर। दिस इंप्लाइज दैट टकराने के समय की स्पीड हो गई अंडर रूट v0 स्क्वायर प्लस 400। ये टकराने के समय की स्पीड हो गई। ये किसकी स्पीड हो गई? टकराने के बॉल समय। टकराई, टकराने के बाद 50% क्या लूज कर दी? एनर्जी। एनर्जी लॉस कर दी. एनर्जी लॉस कर दी। तो हाफ m v स्क्वायर, ये आपको ये मान लीजिए टकराने के समय स्पीड सर भी, एनर्जी अगर लॉस हुई हाँ तो टकरा रहे हैं, स्पीड कितनी हुई? तो अगर टकराने के समय v स्पीड है तो v बराबर कितनी हो गई? तो टकराने के समय एनर्जी इतनी हो गई, यस सर। है ना। और टकराने के समय की एनर्जी का हाफ, ये टकराने के बाद की एनर्जी हो गई। मान लीजिए टकराने के बाद v डैश स्पीड से उतर गई, बात समझ में आ गई? तो समझ में आई नहीं समझ में आई? यस सर। तो हाफ m कट गया। दिस इंप्लाइज दैट v डैश इज इक्वल टू v अपॉन रूट 2। v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v अपॉन रूट 2। यानी इस स्पीड बाय रूट 2, जिस स्पीड से टकराई थी, तो टकराई किस स्पीड से थी? अंडर रूट v0 स्क्वायर प्लस 400 अपॉन रूट 2। इस स्पीड से ऊपर गई। अब इस स्पीड से ऊपर जाने पर 20 मीटर चली गई, ठीक है ना। तो आप तो सुनिए, इस स्पीड से ऊपर जाने पर 20 मीटर तक चली गई, तो आपको v0 ही पूछ रहा है। यस सर. तो अब यहाँ से फिर लगाइए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh। तो v स्क्वायर यानी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है ना। यस। तो u स्क्वायर क्या है? v0 स्क्वायर प्लस 400, रूट हट जाएगा और नीचे भी अंडर रूट है, नीचे भी क्या है? अंडर रूट है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस g। g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 20 है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो इधर जब आएगा तो 2 2 या 4 400, ये 400 हो गया इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 400 बाय 2, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट ये इधर गया 800 हो गया, 800 इधर गया तो 400 हो गया, 400 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट v0 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है। आंसर चाहिए, आंसर आ गया? यस सर। हाँ, तो इस सवाल में कोई खास वो नहीं था, बस आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को बारी-बारी इस्तेमाल करना था और आपका ये आंसर आया। बात समझ में आ गई? यस सर. उधर उधर आया, समझ में आया? आंसर मिल गया? यस सर। देखिए सब क्वेश्चन मैं आपसे एक बात बता दूं, मैं बार-बार दोहरा रहा हूं इस बात को। इधर देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है, समझ रहे हैं ना। अगर बोर्ड की हर बात अच्छे से तैयार है तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, 1-8% और पढ़ लेना है बस, ठीक है ना। वो 1 2 3% जो एक्स्ट्रा 5% पढ़ना है उसको हम बताते हैं, हम बोर्ड से ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। तो जो मत रहिए, जो 5% एक्स्ट्रा वो मत देवे करते हैं,
उतना ही तैयार करना है। और एक बात और भी सुनिए, अगर आपने किताब पढ़ी कोई तब आपका मार्क्स खराब आएगा। अगर केवल मेरी बात सुनेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे तो सब उसमें आ जाएगा। जब ना आए तो भाई कितना सिंपल बात है, अभी तक नहीं आया ना, 3 चैप्टर हो गया, 3 टॉपिक हो गया, 30%। Yes, sir. तो अगर अब तक नहीं आया तो आगे क्यों आएगा, है ना। और धीरे धीरे आप देख लीजिएगा कि सब इसी में से है। बस मेरी बात सुनिए, मेरी वीडियो देखिए, क्वेश्चंस लगाइए, सब चीज कर देंगे। नेक्स्ट पढ़िए। On a frictionless surface. रुक जाइए। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, आइए मिटाइए भाई, आप मिटाइए फटाफट। हाँ, पढ़ते रहिए आप। On a frictionless surface. ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, A block of mass अ ब्लॉक ऑफ मास, बोलिए। m moving at speed v collides इधर मिटा दीजिए। elastically with another block हाँ of same mass m, हाँ which is initially at rest. हाँ After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction हाँ and has a speed v by 3. हाँ। The second block's speed after the collision is बस इस तरह का सवाल बनाएंगे ना, बस। हाँ, इसमें क्या कंजर करेंगे? angular momentum था, क्योंकि Linear linear momentum moment. Yes, sir. बहुत External force नहीं है। देखिए ऐसा है ना, मैं बताऊं वही सब घुमा फिरा के बार बार पूछता है, Yes, sir. ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट से घुमा फिरा के कभी ऐसे कान पकड़ लेता है, कभी ऐसे पकड़ लेता है, कभी ऐसे पकड़ लेता है। तो ज्यादा नहीं लगाना है आपको, आपको कुछ सेट क्वेश्चंस को लगाना है और 2-3 बार लगा लेना है, जिससे उन क्वेश्चन में आपको मास्टरी हो जाए। इसलिए क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। क्यों सॉल्व कर लिया? क्योंकि इसी से मिलता जुलता आप 1 सवाल 2 सवाल पहले कर चुके हैं, सॉल्व कर लिया। हाँ, तो पढ़िए सवाल क्या क्या है। On a frictionless surface, a block of mass. एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ब्लॉक है, जिसका मास है m। Yes, sir. हाँ, फिर Moving at speed v collides elastically with another block. एक मिनट, मूविंग विद स्पीड v Yes, sir. कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉल। अगर इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो क्या कंजर रहेगा? Angular momentum. Linear Linear momentum. लीनियर मोमेंटम तो हर केस में कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो। लेकिन अगर इलास्टिकली स्ट्राइक कर रहा है तो एक चीज और कंजर्व रहेगी, वो है, क्या बताए थे? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic. इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, और चाहे कोई भी कोलिजन है, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। बात समझ में आ रही है? वही फंडा जो हम बताए थे वही सब अप्लाई करना है। अब ये टकराया m मास का 20 फीट से आगे से टकरा गया, फिर इसका मास कितना है? Sir, वो भी m है। इसका मास कितना Same है? mass, m. Same mass. सेम मास m है। फिर टकराने के बाद क्या होता है? After collision, the first block move at an angle theta to its initial direction as एक मिनट, इनिशियल डायरेक्शन क्या था? ये था, Yes, sir. ये था ना इनिशियल डायरेक्शन। Yes, sir. और टकराने के बाद पहला ब्लॉक एंगल थीटा पे चला गया, यही कह रहा है। Yes, sir. ये वाला ब्लॉक कैसे चला गया? एंगल एंगल थीटा। थीटा पे, यही कह रहा है। फिर Has a speed v by 3. और उसकी स्पीड हो जाती है v/3। The second block speed after the collision is बस निकाल लीजिए। अब इस केस में क्या होगा? ये आगे से टकरा रहा है, तो जो भी टकराने का फोर्स है, नीचे फ्रिक्शनलेस है, नीचे फ्रिक्शनलेस है, तो जमीन तो कोई फोर्स लगा नहीं रही फ्रिक्शन का। तो जो भी टकराने पर फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा? एक्शन और रिएक्शन का। एक्शन रिएक्शन का फोर्स इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स से क्या होगा? मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होगा। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना था? अगर इसको पॉजिटिव मानिए तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में m भी था। Yes, sir. तो फाइनल मोमेंटम भी यही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? Yes, yes. फाइनल मोमेंटम यही होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक टकराने के बाद m मास का v/3 से गया। Yes, sir. तो अब इसका मोमेंटम दो डायरेक्शन में तोड़ दीजिए, तो mv/3 cos थीटा इस डायरेक्शन में है, cos. ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो अब आप मान लीजिए कि इसका अगर ये टकराने के बाद ऐसे गया, तो एक बात जानिए, इनिशियल डायरेक्शन में, इनिशियल केस में इस डायरेक्शन में मोमेंटम 0 था। तो इस बॉडी की स्पीड ऐसी ही होगी कि इस डायरेक्शन में फिर मोमेंटम 0 हो, और इस डायरेक्शन में कितना मोमेंटम हो जाएगा? बात समझे? तो आपको नहीं पता है कैसे जाएगा, तो आप इसको मान लीजिए अल्फा एंगल पे ऐसे जाएगा। Yes. मान लीजिए अल्फा एंगल पे ऐसे जाएगा, तो अल्फा एंगल पे ऐसे जाएगा और v डैश स्पीड से जाएगा। दोनों बात नहीं पता है, अल्फा भी वेरिएबल है, v डैश भी वेरिएबल है। तो इस ब्लॉक का मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? mv डैश cos अल्फा। Yes, sir. तो mv डैश cos अल्फा और प्लस mv/3 cos थीटा बराबर mv इनिशियल मोमेंटम।
इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था तो फाइनल भी जीरो होगा। तो वो कब होगा, जब इस डायरेक्शन का मोमेंटम इसका जो होगा mv sin थीटा, mv/3 sin थीटा, ये बराबर होगा mv डैश sin थीटा sin अल्फा, इसके बराबर होगा तभी होगा ना बेटा। तो अब ये mm कट गया, तो v डैश कितना हो गया, v sin थीटा अपॉन 3 sin अल्फा, ये v डैश हो गया। समझ रहे हैं? अब इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में mm कट जाएगा, ये v है, ये v है, बस v डैश को आप इसके टर्म में पुट कर दीजिए, v डैश को इसके टर्म में पुट कर दीजिए। ये किस एंगल पे, थीटा एंगल पे आता है। आंसर किसमें दिया है, आंसर किसमें दिया है, सर दिया है 2 v की वैल्यू दे सर, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है अंडर रूट 3/2v 2√2/3v ऐसे दिया है। हां 3 बाई जल्दी पढ़िए, 3/2v सेकंड है, और सेकंड ऑप्शन है अंडर रूट 3/2v, दूसरा ऑप्शन है 2√2/3v। मतलब ये इसका, ये इधर जाएगा नहीं पूछ रहा है, किस स्पीड से जाएगा ये, स्पीड। तो स्पीड से पूछ रहा है। तो आप ये देखिए कि v डैश sin थीटा और v डैश cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। v डैश sin अल्फा, v डैश रुक जाइए, ये sin अल्फा होगा, v डैश sin अल्फा और v डैश cos अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा, तो v डैश स्क्वायर आ जाएगा, तो v आ जाएगा। उसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो इस केस में आप क्या हो गया, v sin अल्फा कितना हो गया, v sin अल्फा हो गया v sin थीटा अपॉन 3, ये v sin अल्फा हो गया। अब इस इक्वेशन से ये क्या कहते हैं, ये v डैश sin अल्फा हो गया, v डैश sin अल्फा v sin थीटा अपॉन 3, एक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से ये v डैश cos अल्फा निकाल लीजिए, तो v डैश cos अल्फा कितना होगा, बोलिए, cos अल्फा इक्वल टू v माइनस v cos थीटा बाई 3, 3। v माइनस v cos थीटा बाई 3, ये क्या आ रहा है, बताइए, नहीं समझ में आ रही है। एक बार आप सवाल फिर से पढ़िए और फिर से, कितना क्वेश्चन बचा है, 3 इसको लेकर 3 बचा है, तो फिर से एक बार फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, या रुक जाइए, हम खुद लगाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। अरे यार ये क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन अब ये है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ जाता है। देखिए मिटाई कौन मिटाएगा इसको, जल्दी क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दीजिए पूरा। On a frictionless surface, a block of mass m moving at a speed v collides elastically. रुक जाइए, अच्छा, ब्लॉक ऑफ मास m है, v स्पीड से मूव कर रहा है, इलास्टिकली, अरे यार इलास्टिकली कोलाइड करेगा अगर, तो एक इक्वेशन और भी तो बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगा, तो वो भी इक्वेशन बनाएंगे आप, तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इज इक्वल टू हाफ m और v/3 हो गई थी उसकी, तो v स्क्वायर बाय 9, ठीक है ना, प्लस हाफ m v डैश स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी तो कंसीडर होगी, तो हाफ m कट जाएगा ना, तो v डैश स्क्वायर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 9, ये v डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से v स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 9 8/8 हो जाएगा, और केवल v डैश ही तो पूछा है, हाँ तो बस सीधे ऐसे निकल जाएगा, इसमें तो बहुत दिमाग ही नहीं लगाना है। मेरी बात समझे, अरे यार सुनिए, सारे फंडे वही हैं, इलास्टिकली कम कर रहा है और एंगल नहीं पूछ रहा है किस एंगल पे गया है, एंगल पूछता तो सब बनाते, ये तो सीधे आधे मिनट का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्व कर दिए, तो v स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 8 हो गया, तो v डैश कितना हो गया, 2√2/3। हाँ बस बात खत्म, 2√2/3 v, आंसर मिलाइए, सही है सर, आ गया ना, चलिए फट से इसको मिटाइए। समझ में आया भाई, एकदम बढ़िया से, टाइम मुड़िए ही जा रहा है, थोड़ा खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, बस 7-8 दिन और है, उसके बाद मैं ये एडवांस का जहाँ सब लोड कर दिया,
तो हम जो टॉपिक आप बताइएगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर आप जानिए आपको जो भी करना हो, मैं फोर्स नहीं करता कि यही करना है आपको, लेकिन जो भी आपको करना हो, जो मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो जानिए कहीं से भी सवाल आएगा, उसके अलावा कोई बात लगेगी। अब इससे इजी मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। नेक्स्ट पढ़िए। The variation of density of a cylindrical thick. हाँ, the variation of density of a cylindrical, पढ़िए। थिक एंड लॉन्ग रॉड। हाँ, एक सिलिंड्रिकल थिक और लॉन्ग रॉड है। एक सिलिंड्रिकल रॉड है जो मोटा है और क्या है, लंबा है। लंबा यानी कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। बोलिए। P is equal to P0 into x square upon L square. P is equal to P0 x square upon L square. x square upon L square। देखिए मैं छाड़ा के सब बंद कर Then दिया। position of its center of mass हाँ from x is equal to 0 and is. हाँ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम x is equal to 0 कितना होगा। देखिए जो क्वेश्चन आपने पढ़ा गौर से देखिए, इत्मीनान से पढ़िए सबको। ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके हिसाब से एक सिलिंड्रिकल रॉड है। कैसा रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड। सिलिंड्रिकल रॉड बहुत लंबा है यानी लेंथ बहुत ज्यादा है और उसकी डेंसिटी जो है इस तरह से वेरी करती है, रो बराबर रो 0 x स्क्वायर बाई l स्क्वायर, जहां l क्या है, रॉड का लेंथ है। Yes sir. l क्या है, given तो नहीं है sir but L is maybe. चलिए जो भी है मतलब पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए पहले शुरू से। The variation of density of cylindrical thick and long rod is P is equal to P0 x square upon L square. तो चुप रहिए। एक सिलिंड्रिकल लॉन्ग रॉड है, लेंथ में बहुत बड़ी लेंथ है, उसकी डेंसिटी इस तरह से वेरी करती है यानी एक एंड से अगर आप चलेंगे इसको x बराबर 0 मान लेंगे तो x जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी डेंसिटी ऐसे बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही है। अब कह रहा है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, x बराबर 0 से, पूछ रहा है ना। तो ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर वो क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अगर ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, अगर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो मैंने आपको क्या बताया था, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लिखें ऊपर, dm is equal to v upon L into dx. एक मिनट सुन लीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए। ऐसा है कि x cm क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। पहले आपको अपना दिमाग लगाने दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि आप देखिए, अगर इसका क्या कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ m by l है, अगर इसका मास पर यूनिट लेंथ m by l है तो ठीक है ना, तो या इसका क्या कहते हैं सिलिंड्रिकली लॉन्ग रॉड है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ अगर m by l मान लें, ठीक है ना। तो एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ x dm तो अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है ना। तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ अगर हम v by l मान ले तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ अगर हम v by सिलिंड्रिकल रॉड है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, मास भले वेरी करे क्योंकि डेंसिटी वेरी करे, बढ़िया सवाल है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, मास भले वेरी करे क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है, तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ अगर v by l मान लें, ठीक है ना। तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ ये होगा टोटल लेंथ, टोटल वॉल्यूम पर टोटल लेंथ, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो लेंथ मान लिए इससे, मान लीजिए x दूरी पे dx कोई एलिमेंट है, x दूरी पे dx कोई इंटीग्रेशन से लगेगा ये, x दूरी पे dx एलिमेंट है तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, और ये dx क्या हो गया, ये हो गया टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो 0 x स्क्वायर बाई l स्क्वायर, क्योंकि x दूरी पर क्या होता है, x दूरी पर ये dx एलिमेंट माने हैं तो ये डेंसिटी इतनी हो जाएगी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dm, ये क्या हो जाएगा dm। अब x dm निकालेंगे तो x dm निकालेंगे तो x इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये x क्यूब हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्या हो जाएगा x क्यूब। अब इंटीग्रेशन ऑफ x dm करेंगे, भाई ये सेंटर ऑफ मास का कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में ये फॉर्मूला होता है, ये होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dm करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा v by l क्यूब रो 0, ये कांस्टेंट बाहर ले लेंगे भाई, रो 0 तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा,
रो जीरो कांस्टेंट रहेगा अपॉन एल क्यूब हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4/4, ठीक है ना। और फिर इसको जब हम पूरा करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या पुट करेंगे, x बराबर 0 से x बराबर l, यानी टोटल लंबाई जो है इंटीग्रेशन में लिमिट क्या पुट करेंगे, x बराबर 0 से x बराबर l, यानी ये टोटल लंबाई है। देखो भाई इधर देखो, इधर देखिए, ध्यान से देखिए। तो अब ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो 0 v अपॉन l क्यूब, और जब ये लिमिट पुट करेंगे x बराबर 0 से x बराबर l तक, तो x पावर l पे पावर 4/4 आ जाएगा, l पे पावर 4/4, और माइनस x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से इस वेक्टर को मैं यहां ले आ रहा हूं। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ जे में जरूर बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ x dm बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm कितना हो जाएगा, रो 0 v बाई l क्यूब इनटू l पे पावर 4/4, तो ये l क्यूब इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा रो 0 v l अपॉन 4, ये इंटीग्रेशन ऑफ x dm है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन ऑफ x dm आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, बढ़िया सवाल है, इंटीग्रेशन का सवाल है, ठीक है ना। तो अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा, मास, और मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो टोटल वॉल्यूम हमने v माना था, और डेंसिटी इंटीग्रेशन ऑफ dm वॉल्यूम इनटू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना होगा, टोटल मास होगा ना। तो टोटल मास कैसे निकलेगा इसका, टोटल मास दिया है, नो सर, हैं, नो सर। इंटीग्रेशन ऑफ dm निकालना है, तो सबसे पहले आप देखिए इस छोटे से, इसका छोटे से पार्ट का जो x दूरी पे है, जो x दूरी पे है dx मोटाई का, उसका मास कितना होगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm निकल जाएगा। तो x दूरी पे जो ये है, अगर वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ v/l है, तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गई, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना हो गया, डेंसिटी कितना हो गया, रो 0 x²/l², ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गई, है ना। तो ये हो गया इसका मास dm। अब पूरा अगर मास निकालना है, तो इस ये हो गया, ये dm हो गया। अब पूरा मास निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm कर देंगे, यही यहां पुट करना था। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ ये इस फैक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो रो 0 v अपॉन l क्यूब बाहर आ जाएगा, रो 0 v अपॉन l क्यूब बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x² dx करेंगे तो x³/3, बात समझ में आ रही। और इसको जब हम लिमिट पुट करेंगे x बराबर 0 से x बराबर l तक, ये लिमिट पुट करेंगे, तो रो 0 v अपॉन l क्यूब, और ये हो जाएगा l³/3 माइनस 0, l क्यूब कट जाएगा, तो ये हो जाएगा रो 0 v अपॉन 3, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dm हो जाएगा। तो रो 0 v अपॉन 3 यहां पुट कर देंगे, बात समझ में आ गई। तो रो 0 कट गया, v कट गया, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3l/4 आंसर आ जाएगा, 3l/4। यस सर, आ गया ना। अब मैं बढ़िया समझा दे रहा हूँ, काफी अच्छा सवाल था ये। अरे कोई सवाल थोड़ा सा टिपिकल आ भी जाता है मेडिकल, अरे मेडिकल में भी एक से एक अच्छे सवाल आते हैं, ऐसा थोड़ा मेडिकल का सब सवाल एकदम लड्डू होता है। और ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, एडवांस में इस तरह क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन और पूछिए, एक मिनट रुक जाइए, आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, आराम से समझिए। कभी ऐसे थकान का भी प्रेशर होता है ना, वहाँ भी करना, वहाँ भी करना है, तो देखिए मजे से देखिए। अच्छा सवाल आता है तो ध्यान रखिए, आप अपने बेसिक्स पे कमांड रखिए। सवाल मैं फिर से समझा रहा हूँ, इस सवाल को दोबारा समझा रहा हूँ, बढ़िया समझिए। एक रॉड है, खूब अच्छे से देखिए, एक रॉड है, बात समझ में, खूब बढ़िया देखिए। इस रॉड की डेंसिटी एक एंड से, बस 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में लो। एक रॉड है, इस रॉड की डेंसिटी इस एंड से इस तरह से चेंज करती है, यानी जैसे जैसे x चेंज करते हैं वैसे वैसे डेंसिटी चेंज करती है, बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि इस एंड से डेंसिटी चेंज करती है, यानी इसका मास वेरिएबल है। जैसे जैसे हम इधर चलते चले जाएंगे तो हर समान मोटाई की स्ट्रिप का मास डिफरेंट होगा, क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है। वॉल्यूम तो सेम होगा, सेम रहेगा।
तो अब ये डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है। फिर पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो मैंने आपसे पहले बताया था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भाई, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के केस में सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ xdm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ xdm निकाल रहे हैं। हमने माना टोटल वॉल्यूम v है, टोटल लेंथ l है, रॉड लंबा है तो v by l हो गया वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ। वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इनटू एक dx स्ट्रिप मान ली मैंने x दूरी पे, एक dx स्ट्रिप x दूरी मान ली, तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कितना हो गया, इनटू लेंथ कितना हो गया, टोटल मास, इस स्ट्रिप का मास हो गया, इस स्ट्रिप का मास हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए मास नहीं हो गया, इस स्ट्रिप की वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, इस स्ट्रिप की वॉल्यूम हो गई। तो वॉल्यूम इनटू x दूरी पर डेंसिटी इतनी दी हुई है, तो ये x दूरी की इस स्ट्रिप का मास हो गया, ठीक है ना, ये मास निकल गया। अब x dm करना है तो दोनों ओर से x मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसका इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे लिमिट x बराबर 0 से x बराबर l पुट कर दिया। ऐसा सवाल रेयरली नेट में आता है, लेकिन आ गया बताइए, ठीक है ना। तो x बराबर 0 से x बराबर l तक इंटीग्रेट कर दिया तो x dm निकल गया। उसी प्रक्रिया से हमने इंटीग्रेशन ऑफ dm निकाल लिया। भाई पहले इसका मास निकाला, dm का मास, फिर dm के मास को इंटीग्रेट कर दिया, x बराबर 0 से x बराबर l तक इंटीग्रेशन ऑफ dm निकल गया और फिर दोनों का रेशियो ले लिया। बात समझ में आ गया। अब वीडियो कट कर दीजिए, सारे सवाल खत्म हो गए, उसको रुक जाइए। एक क्वेश्चन है तो उसको भी खत्म कर दीजिए और कल से हम लोग जेई में जेई एडवांस पे रहेंगे, फटाक से पढ़िए। Find the position of the center of mass हाँ। from base for a solid hemisphere of radius 16 centimeter. अब देखो एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है। तो ये तो रटा रटा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड। एक रेगुलर फिगर्स के कुछ आपको मैंने सेंटर ऑफ मास का बताया था कहाँ होगा, रेगुलर फिगर्स के सेंटर ऑफ मास मैंने बताया था कहाँ कहाँ होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए यूनिफॉर्म स्फीयर है, अगर ये है ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे होता है, तो अगर हेमिस्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 3r/8 होता है। ये आपको शीट में ही दिख जाएगा। अगर कोई हेमिस्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास यही बोल रहा है ना, सुनिए क्वेश्चन में यही ना बोल रहा है, अब देख लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है, रेडियस 16 सेंटीमीटर है, तो इस एंड से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, तो इस एंड से सेंटर ऑफ मास 3r/8 होगा। बात समझ में आ रही? ये आंसर आ गया ना? Yes, sir. हाँ तो आ जाएगा। तो रटा रटाया है और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लग जाएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था और एक और क्वेश्चन आया आपने ठीक ठाक पूछा था, तो नहीं वो ठीक ठाक नहीं था, वो हम लोग गलत तरीके से इसको प्रोसीड कर गए। इसमें एंगल निकाल रहे थे। हाँ नहीं थीटा वाला एंगल भी निकाल रहे थे क्योंकि हमको लगा कि एंगल भी पूछेगा, Yes. लेकिन आंसर देख के लगा केवल भी पूछ रहा है, Yes. तो बस एनर्जी कंजर्व करना था, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसका भी आंसर आ गया और इसके फॉर्मूला बेस्ड। आज खत्म हो गया मेडिकल, यस ठीक है, कल से आईटी शुरू।